जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत प्रावधान है कि उपराज्यपाल विधानसभा में 5 विधायकों का मनोनयन करेंगे, लेकिन अब जब उपराज्यपाल ने 5 विधायकों को मनोनीत करने की प्रक्रिया आरंभ की तो कांग्रेस परेशान हो गई। कांग्रेस का कहना है कि उपराज्यपाल को सरकार बनने के बाद ऐसा करना चाहिए और वह भी सरकार की सिफारिश पर, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान पुनर्गठन अधिनियम में नहीं है। असल में सवाल 5 विधायकों की ताकत का है जिनकी सरकार के गठन में बड़ी भूमिका होगी और इसी वजह से कांग्रेस बेवजह का हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने राज्य में सरकार गठन से पहले 5 विधायकों के नाम का कड़ा विरोध किया और ऐसे किसी भी कदम को लोकतंत्र के संविधान के मूल सिद्धांत पर हमला करार दिया। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार वहां मतदान 3 चरणों में संपन्न हो चुके हैं। 1 दशक के लंबे अंतराल के बाद नई सरकार के गठन में 5 मनोनीत विधानसभा सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर उपराज्यपाल इन सदस्यों को मनोनीत करेंगे। प्रक्रिया जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन के बाद पूरी की जाएगी और इस अधिनियम को 2023 में संशोधित किया गया था। एलजी द्वारा 5 सदस्यों को मनोनीत करने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा की संख्या 95 सदस्यों की हो जाएगी, जिससे सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 48 तक पहुंच जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में सरकार गठन से पहले उपराज्यपाल द्वारा 5 विधायकों के मनोनयन का विरोध करते हैं। ऐसा कोई भी कदम लोकतंत्र, लोगों के जनादेश और संविधान के मूल सिद्धांतों पर हमला है। इस दौरान उनके साथ जेकेपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला भी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी को पता है कि उसके पास सरकार बनाने के लिए जरूरी संख्या नहीं होगी, इसलिए 5 विधायकों को मनोनीत करके वो जनादेश में हेरफेर करने का प्रयास कर रही है। रविंदर शर्मा ने कहा कि संवैधानिक ढांचे के तहत उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना चाहिए। चुनाव के बाद मेजॉरिटी या माइनॉरिटी स्टेटस को बदलने के लिए विधायकों के नामांकन के प्रावधान का दुरुपयोग हानिकारक होगा। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार एलजी के पास 5 विधायकों को मनोनीत करने की शक्ति है, जिसमें कश्मीरी पंडितों और पीओके के शरणार्थियों का प्रतिनिधित्व शामिल है। उन्होंने जोर देकर कहा कांग्रेस एनसी गठबंधन को आरामदायक बहुमत मिलने की उम्मीद है और समय से पहले 5 विधायकों का नामांकन अलोकतांत्रिक और जनमत के साथ विश्वासघात होगा। रविंद्र शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि नामांकन प्रक्रिया नई सरकार की कार्यभार संभालने और मनोनीत पदों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने के बाद से ही शुरू होनी चाहिए। उन्होंने पीओके के शरणार्थियों और कश्मीरी पंडितों और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का दावा करने और उसमें विफल रहने के लिए बीजेपी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सिक्किम विधानसभा में बौद्ध समुदायों के लिए सीटें आरक्षित हैं। पीओके शरणार्थियों के लिए बीजेपी ने 8 सीटें आरक्षित करने की बात कही थी, लेकिन दे सिर्फ 1 रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शराब घोटाला से लेकर भ्रष्टाचार के कई मामलों में फंसकर बदनाम हो चुकी आम आदमी पार्टी अब किसी तरह से लोगों की सहानुभूति हासिल करने की जुगत में है। यही वजह है कि सीएम रहते केजरीवाल ने बस मार्शल्स को नियुक्त किया, फिर केजरीवाल ने ही उन सबको हटा दिया और अब जब विधानसभा चुनाव करीब आए तो उन्हीं सब मार्शल्स को नियुक्त करने के लिए आम आदमी पार्टी हाय तौबा मचाने लगी, जबकि उन्हें नियुक्त करने का पूरा अधिकार आतिशी मरलेना के पास है। लेकिन ऐसा करने के बजाय आम आदमी पार्टी बीजेपी और एलजी पर सारा ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रही है। इसी कोशिश के दौरान सुर्खियां बनाने के लिए सौरभ भारद्वाज नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता के पैरों पर गिर गए और फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी की सियासी नौटंकी शुरू हो गई। विजेंद्र गुप्ता के पैरों को पकड़े हुए सौरभ भारद्वाज की तस्वीर को आम आदमी पार्टी सुनियोजित तरीके से प्रसारित करने लगी। असल में बीजेपी के विधायकों ने मुख्यमंत्री आतिशी से मिलने का समय मांगा था, लेकिन सरकार की तरफ से इस बैठक में बस मार्शल्स और विधायकों को भी बुला लिया गया। इन्हीं मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार हुई। मीटिंग में हंगामे का वीडियो भी सामने आया। इसमें दोनों पक्षों को आपस में बहस करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में एक नेता के सामने बस मार्शल हाथ जोड़कर कुछ कहते हुए दिख रहे हैं। इस पर वो कहते हैं कि हम आपकी नौकरी चाहते हैं। वीडियो में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी साफ देखी जा सकती है। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने आप पर मार्शल्स की दुर्दशा का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी ने मार्शल्स को बहाल क्यों नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर कहा कि ऐतिहासिक बस मार्शल्स की बहाली के लिए बीजेपी विधायकों के सामने कैबिनेट नोट पास करवाने के बाद उस नोट को लेकर एलजी के पास सीएम आतिशी और आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायक गए। भाजपा विधायकों ने भागने का पूरा प्रयास, लेकिन मंत्री सौरभ भारद्वाज और आप नेताओं ने उन्हें भाग नहीं दिया। आतिशी खुद बीजेपी विधायक की गाड़ी में बैठकर एलजी हाउस गईं, जिससे बीजेपी विधायकों को भागने का कोई मौका न मिले।
इस मामले में केजरीवाल ने कहा कि मुझे गर्व है अपने मंत्रियों पर, जो लोगों के काम करवाने के लिए किसी के पैरों में भी लेट जाते हैं। मेरी एलजी साहिब से बीजेपी वालों से विनती है, इस मुद्दे पर राजनीति न करें और तुरंत बस मार्शल्स को नौकरी पर रखा जाए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में भर्तियों का काम एलजी के पास है, लेकिन बीजेपी विधायकों ने बस मार्शल्स की अपने ही एलजी द्वारा बहाली कराने के लिए कैबिनेट नोट पास कराने की बात कही। हमने उसी समय कैबिनेट की बैठक बुलाई और बस मार्शल्स की बहाली का प्रस्ताव पास कर दिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अब एलजी हाउस के अंदर केवल सीएम आतिशी और बीजेपी के विधायकों को जाने दिया गया। ये गलत है। मैं आतिशी की सुरक्षा को लेकर चिंता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल का विवादों से पुराना नाता है। सीएम हाउस खाली कर केजरीवाल अपने परिवार के साथ राज्यसभा सांसद के बंगले में रहने चले गए तो बीजेपी ने इसे सरकारी बंगले पर केजरीवाल का अवैध कब्जा करार दिया और केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष विजय गोयल ने केजरीवाल पर सांसद को आवंटित सरकारी बंगले पर अनाधिकृत कब्जा करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वो राज्यसभा के चेयरमैन से इसकी शिकायत करेंगे। अगर राज्यसभा के चेयरमैन ने इस मामले में एक्शन लिया तो फिर केजरीवाल के लिए इस बंगले में रहना मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रमुख विजय गोयल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गोयल ने केजरीवाल पर अपनी पार्टी के सांसद को आवंटित सरकारी बंगले पर अनाधिकृत कब्जा का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने भाजपा को जवाब देते हुए कहा कि केजरीवाल को पूरी दिल्ली ने आवास की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने अपने नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से सीधे जुड़े रहने के लिए सांसद अशोक मित्तल के बंगले में रहना पसंद किया। सांसद के बंगले के बाहर 5 फिरोज शाह रोड पर आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान गोयल ने सरकारी विलासिता का उपयोग न करने के अपने पहले के वादे से मुकरने के लिए केजरीवाल की आलोचना की। भाजपा नेता ने कहा कि ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने हलफनामा देकर कहा था कि वो मुख्यमंत्री बनने पर सरकारी बंगले, कार या सुरक्षा का उपयोग नहीं करेंगे। फिर भी उन्होंने शीश महल जैसी करोड़ों की हवेली पर कब्जा कर लिया। गोयल ने कहा कि प्रदर्शन का मकसद दिल्ली की जनता के सामने केजरीवाल के दोहरे चरित्र को उजागर करना है। केजरीवाल ने फ्लैग स्टाफ रोड के बंगले को खाली कर दिया और लुटियंस जोन के बंगले में चले गए। केजरीवाल अपने परिवार के साथ मंडी हाउस के पास 5 फिरोज शाह रोड पर स्थानांतरित हो गए हैं। यह बंगला पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को आवंटित है। बाद में गोयल ने एक बयान में कहा कि केजरीवाल के लिए एक सांसद के लिए बने बंगले में रहना अनुचित है, जहां संसदीय कार्यों के लिए रियायती दरों पर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो राज्यसभा के सभापति के पास एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगे। इसमें सवाल उठाया जाएगा कि एक सांसद किसी अन्य व्यक्ति को अपने आधिकारिक आवास पर लंबे समय तक रहने की इजाजत कैसे दे सकता है। भाजपा के आरोपों पर सफाई देने खुद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल सामने आए। उन्होंने कहा कि ये अरविंद केजरीवाल ही हैं जिन्होंने मुझे सांसद बनाया है, क्योंकि मैं सांसद बना और उनकी वजह से मुझे घर मिला है। इसीलिए अगर मैं उनके साथ घर साझा कर रहा हूं, मुझे लगता है ये हमारी भारतीय परंपरा है जिसमें उन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया है, और अगर आप उनके लिए थोड़ा भी कर सकते हैं तो ऐसा करना जरूरी है। आपको खुशी होती है कि जो आपके साथ है आप उनके साथ है। आज जब वे मेरे साथ मेरे घर में रह रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। उन्होंने बीजेपी के विरोध पर कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे अपने किसी मित्र, परिवार के सदस्य या परिचित को अपने घर पर आमंत्रित करने में कुछ भी गलत नहीं लगता और मैंने ऐसा ही किया है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान की सियासी पार्टी तहरीक इंसाफ भी एस जयशंकर की मुरीद बन चुकी है। एस जयशंकर पाकिस्तान जाने वाले हैं। ऐसे में इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ चाहती है कि एस जयशंकर उनके धरने को संबोधित करें। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई सरकार के सूचना सलाहकार बैरिस्टर अली सैफ ने भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से विरोध प्रदर्शन को संबोधित करने की अपील की है। पाकिस्तान में इन दिनों इमरान खान की पार्टी सरकार के खिलाफ धरना दे रही है, जिसके बाद इस्लामाबाद में सेना को तैनात कर दिया गया। एस जयशंकर आगामी शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन यानी SCO के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 15 से 16 अक्टूबर की पाकिस्तान की यात्रा करने वाले हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस शिखर सम्मेलन के लिए पूरी तैयारी कर रही है।
वहीं दूसरी तरफ पीटीआई राजधानी के डी चौक पर बड़ा धरना आयोजित करने जा रही है और इसे लेकर पीटीआई और इस्लामाबाद पुलिस के बीच झड़प हो चुकी है। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ से बात करते हुए बैरिस्टर अली सैफ ने कहा कि हम जयशंकर साहब को भी दावत देते हैं कि वो हमारे विरोध प्रदर्शन में आए और हमारे लोगों को एड्रेस करें। सैफ ने कहा, पीटीआई को संविधान के तहत विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। सैफ ने यह भी कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और पाकिस्तान की संघीय सरकार उसे ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि पीटीआई भारतीय विदेश मंत्री को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने और इसे संबोधित करने के लिए आमंत्रित करेगी और इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की सुरक्षा की कमान पुलिस से हटाकर सेना के हाथ में चली गई है। राजधानी में पीटीआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हिंसक झड़प के बाद पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी सेना को सौंप दी है। इस्लामाबाद और आसपास के इलाकों में सेना की टुकड़ियां तैनात हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आए हैं जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों को राजधानी में गश्त करते दिखाई दे रहे हैं। बताया गया है कि आगामी SCO सम्मेलन को लेकर फैसला किया गया है। सीएम बनने के लिए रातों रात उद्धव ठाकरे बीजेपी से गठबंधन तोड़कर सेक्युलर बन गए और अब कोशिश है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन कर लिया जाए ताकि विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलें और उद्धव ठाकरे जोड़ तोड़ कर फिर से सीएम बन जाएं। मतलब कि उद्धव ठाकरे और ओवैसी एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। AIM की तरफ से इसके लिए एक लिखित प्रस्ताव भी दिया जा चुका है। अगर सब कुछ ठीक रहा हो सकता है ओवैसी महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ें। सूत्रों का कहना है कि ओवैसी ने अपने लिए 28 सीटों की मांग की है और आने वाले वक्त में ये साफ हो जाएगा कि AIM को गठबंधन में शामिल दलों का समर्थन मिलेगा या नहीं। इस बीच AIM के प्रस्ताव पर ठाकरे ग्रुप ने अपना रुख साफ करने की कोशिश की। संजय राउत ने कहा कि नई पार्टी को जगह देना मुश्किल है, वो जल्द ही शरद पवार से चर्चा करेंगे। AIM के प्रस्ताव पर संजय राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी में बहुत सारी छोटी पार्टियां हैं। 3 प्रमुख पार्टियां कांग्रेस, NCP और शिवसेना है। CPI शेतकारी कामगार पार्टी, मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व करने वाली समाजवादी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी के कुछ संगठन हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में हमें महाविकास अघाड़ी की 288 सीटों में से किसी नई पार्टी को सीटें देना मुश्किल लगता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर शरद पवार इस संबंध में कोई रुख अपनाते हैं तो हम उनसे चर्चा करेंगे। मतलब कि संजय राउत ने सीधे सीधे प्रस्ताव को खारिज करने की जगह गेंद शरद पवार के पाले में डाल दी। इस बीच NCP की तरफ से शरद पवार ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया है। शरद पवार ने AIM के प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मैं इसमें शामिल नहीं हूं। AIM के प्रस्ताव के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मेरी पार्टी के लिए ये काम जयंत पाटिल देख रहे हैं। उन्हें क्या प्रस्ताव दिया गया इसकी मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि MVA में शामिल घटक दल सीट शेयरिंग पर चर्चा कर रहे। MIM ने महाविकास अघाड़ी में शामिल होने का लिखित प्रस्ताव दिया है और प्रस्ताव के साथ 28 सीटों की सूची सौंपी गई है। 10 सितंबर को यह प्रस्ताव रखने के बाद MIM के प्रदेश प्रमुख इम्तियाज जलील की महाविकास अघाड़ी के नेताओं के साथ 2 सकारात्मक बैठकें होने की खबर है। MIM ने ये लिखित प्रस्ताव उद्धव ठाकरे को छोड़ कांग्रेस, NCP प्रमुखों को भेजा। MIM ने उन सीटों की सूची तैयार की जिसमें मुस्लिम और दलित निर्वाचन क्षेत्र अधिक हैं। मतलब साफ है, करीब 1 महीने से ओवैसी की पार्टी कांग्रेस और शरद पवार के बीच खिचड़ी पक रही है और अब वक्त नतीजा आपके सामने है। किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर ओवैसी भी महाविकास अघाड़ी में शामिल हो जाए, लेकिन जितनी सीटें वे मांग रहे हैं उतनी तो नहीं मिलने वाली, लेकिन 5-7 सीटें ओवैसी को दी जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल बातचीत सीटों को लेकर चल रही है। इसके लिए कुछ सीटों की कुर्बानी कांग्रेस और शरद पवार दोनों देने को तैयार हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आखिरकार अरविंद केजरीवाल शीश महल खाली कर एक दूसरे महल में निवास करने चले गए। अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए फिरोज शाह रोड स्थित पंजाब से राज्यसभा सांसद को आवंटित बंगले को चुना। आज से इसी बंगले में केजरीवाल और उनके परिवार का ठिकाना होगा। हालांकि किसी दूसरे के लिए आवंटित बंगले में रहना एक तरह से अवैध है। अपनी ही पार्टी के सांसद के बंगले में रहना एक तरीके से अनैतिक कदम है, क्योंकि सांसद अशोक मित्तल को बंगला सरकार ने उनके रहने के लिए आवंटित किया था, न कि
किसी दूसरे के लिए, लेकिन बंगले के लिए केजरीवाल से किसी तरह के नैतिक आचरण की उम्मीद करना बेमानी है, क्योंकि ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने रेनोवेशन के नाम पर 52 करोड़ का महल खड़ा कर दिया था। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास छोड़ने को लेकर उनकी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने तंज कसा है। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि एक थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिन्होंने महल छोड़ वन में 14 साल गुजारे, नारी सम्मान के लिए रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस से युद्ध किया। आजकल जो लोग अपनी तुलना प्रभु श्री राम से करवाते हैं, महात्याग बताकर एक महल छोड़ दूसरे महल में रहने जाते हैं, माया के पीछे आदर्श भूल जाते हैं, नारी पर वार करने वाले को बचाते हैं, इसी में सुकून पाते हैं, हे राम। आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से लुटियंस दिल्ली के फिरोज शाह रोड पर मौजूद बंगला नंबर 5 पर चले जाएंगे। अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ इस बंगले में रहेंगे। ये आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के पास में ही मौजूद है और आधिकारिक तौर पर पंजाब से पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को आवंटित किया गया है। इतना ही नहीं, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी नया पता मिल गया है। वो राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह के आवास में शिफ्ट हो गए। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केजरीवाल को सांसदों, विधायकों और पार्षदों समेत कई पार्टी नेताओं ने उन्हें अपने मकान देने की पेशकश की थी। अरविंद केजरीवाल को अपना आवास देने पर आप सांसद मित्तल ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने वीडियो मैसेज में कहा कि जब केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो मुझे पता चला कि उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने उन्हें अपने दिल्ली आवास पर अतिथि के रूप में आमंत्रित किया और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर और खासतौर से बीजेपी के असर वाले इलाकों में हुई बम्पर वोटिंग के बाद ये तो साफ है कि बीजेपी इस राज्य में सरकार बना सकती है। अगर सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं भी मिला तो बीजेपी इतनी ताकतवर बनकर उभरेगी कि कोई दूसरी सरकार बन न पाएगी। यही वजह है कि मतदान के इस रुझान के बाद से विपक्षी दलों में खलबली है। लेकिन इस बीच कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस अंदर ही अंदर बीजेपी से हाथ मिलाने की कोशिशों में जुट गई है। इसका खुलासा श्रीनगर के पूर्व मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने एक पोस्ट में किया। मट्टू ने एक्स पर लिखा कि भाजपा के किस प्रतिनिधि से फारूक अब्दुल्ला के पहलगाम में एक नहीं बल्कि 2 बार मुलाकात हुई। आखिर पहलगाम में दोनों के बीच किस समझौते को लेकर बात हुई। आखिर भाजपा को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो इतनी बातें कही थीं उनका क्या हुआ। उनका ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कयास भी लगने लगे कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का भाजपा के साथ गठबंधन होने वाला है। दरअसल मट्टू से पहले भी कई लोग ऐसे कयास लगाते रहे हैं। यदि भाजपा एनसी या किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो फिर गठबंधन की सूरत बन सकती है। ऐसी स्थिति में चिर प्रतिद्वंदी भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी साथ आ सकते हैं। मट्टू के पोस्ट पर एक यूजर ने यह भी लिखा था कि यह अफवाह या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है। इस पर मट्टू ने लिखा था कि अफवाह, पहलगाम में फारूक अब्दुल्ला की गैर राजनीतिक माध्यमों की मौजूदगी में भाजपा के लोगों से बात हुई। अब इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बोलने दीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि किस जगह किन लोगों ने और क्या बात की थी। मैं इसकी पूरी जानकारी दे दूंगा। इसके बाद मट्टू ने कहा कि पहलगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की बातचीत फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई, जिसमें राजनीतिक मध्यस्थ शामिल थे। एनसी इससे इनकार करे। मुझे दोनों बैठकों के नाम, वितरण स्थान और समय साझा करने में खुशी होगी। किसी का नाम लिए बिना पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने इस मामले पर एक्स पर लिखा और अब अपने आकाओं से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। लोग किस प्रकार की ठगी से गुजरे हैं। हालांकि फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली एनसी ने कहा कि जो लोग अपनी आसन्न हार को महसूस कर रहे हैं उन्होंने इस तरह के निराधार आरोप लगाने का सहारा लिया। मट्टू के इस खुलासे के बाद इंडिया अलायंस में खलबली मच गई है और कांग्रेस में खास तौर से बेचैनी है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान आया है, इसमें उसने कहा कि हम पीछे के दरवाजे इंडिया अलायंस से बाहर एक अलग गठबंधन की चर्चाओं को खारिज करते हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि वो ऐसे फर्जी दावों पर भरोसा न करे जिन्होंने हम पर यकीन किया है। हम ऐसी अफवाहों को खारिज करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि ऐसी चर्चाओं पर यकीन न किया जाए।